दोस्तों, क्या आपने कभी एक सफल व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है कि उनकी सफलता के पीछे कोई समस्याएं नहीं थी, कोई चुनौतियां नहीं थी, या फिर उनकी सफलता की जो सफ़र थी वो बहुत ही आसान थी? जी नहीं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, बल्कि नामुमकिन है कि ये लोग सफलता को बिना कोई चुनौतियों का सामना किए हुए आगे बढ़ सकते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आइए हम इसी बात को आज समझेंगे कुछ उद्यमियों से मिलकर। एंटरप्रेन्योर लेवल नेक्स्ट की इस प्रोग्राम की इस एपिसोड में आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम मिलेंगे कुछ ऐसे उद्यमियों से जो EDII से पढ़ाई करके अपने उद्यमी सफ़र में आज अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो हम सुनेंगे उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी। तो आइए सबसे पहले हम मिलते हैं श्री अनुराग जैन जी से। नमस्कार अनुराग जी, स्वागत है आपका इस श्रेणी में। श्री अनुराग जैन जी पिछले 13 साल से अपने फैमिली बिजनेस में जुड़े हैं और रियल एस्टेट और को लिविंग सेक्टर में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे EDII के 10th बैच के एलुमनाई हैं और उन्होंने कुछ साल मोबाइल इंडस्ट्री में भी काम किया है। आइए अब मिलते हैं श्री हर्ष श्रीवास्तव जी से। नमस्कार हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। श्री हर्ष श्रीवास्तव जी ने MNCs के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम किया है और उन्होंने अपनी हाल ही में एक कंपनी स्थापित की है जिसका नाम है कार्गो सर्च और मिस्टिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। मैं स्वागत करती हूँ सुश्री रिदिका भंडारी जी का। रिदिका एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल है और प्रैक्टिशनर है। उन्होंने काफ़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है जैसे कि जन विकास और पर्यावरण मित्र, और आज वे एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी संस्था उपरांत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। स्वागत है आपका रिदिका भंडारी जी। अब मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ा और जानकारी दें और उन्हें ये बताइए कि आखिर उनको उद्यमिता क्यों चुनना चाहिए। मेरा नाम अनुराग जैन है और हमारा रियल एस्टेट एजेंसी है विश्वास एस्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो हम और को लिविंग कंपनी है अहमदाबाद में। हम होम बाइंग एक सिंपल बनाते हैं। इसके बाद अभी हमारा एक प्रॉपर्टेक स्टार्टअप है द डिस्काउंट किंग के नाम से, जो IIM अहमदाबाद के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुआ है, एंड जिससे हम होम बाइंग प्रोसेस से लेके होम उसका लीगल प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड इवन होम बाइंग के बाद में होम शिफ्टिंग तक एवरीथिंग हम एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं, जिससे होम बाइंग एक सिंपल प्रोसेस बन जाए, जितना सिंपल कि एक गाड़ी खरीदना है। अब इसके अलावा अगर आप देखना चाहें कि आज के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज़ करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आज कुछ कंट्रीज़ का $1 हमारा 75 रुपया है और किसी कंट्री का £1 हमारा 110 रुपया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई जज, कोई IAS ऑफिसर, कोई IPS ऑफिसर या कोई पॉलिटिशियन या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में इस चीज़ को सुधार सकता है। ये सिर्फ हमारे देश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसी चीज़ को, वही लोग इस चीज़ को सुधार सकते हैं कि हमारी कंट्री के जो करेंसी है वो एट पार, क्यों हमारा रुपया बाहर जाके इतना लिक्विड हो जाए, इतना वैल्यूएशन डाउन हो जाए। तो इस चीज़ को जब ही हो सकता है जब हम लोग आके इस एंटरप्रेन्योरशिप को सिलेक्ट करें, थोड़ा रिस्क लें और इसमें आगे बढ़ें। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है। मेरे सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में 2 स्टार्टअप है जिनका नाम मिस्टिक टूर्स एंड कार्गो सर्च है। मिस्टिक टूर्स B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर के प्लेटफॉर्म पे आधारित है। ये B2B और B2C दोनों को ट्रैवल असिस्ट करवाता है। साथ में कार्गो सर्च है जो कि शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का स्टार्टअप है, जिसमें हम एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को उनके गुड्स ग्लोबली मूव करवाने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये सक्सेस की राह आसान नहीं है। इस राह पे चलते हुए काफ़ी डाउट्स, अनसर्टेनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आती हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बट वो स्ट्रगल की राह में अगर आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया है तो आपको उससे कोई नहीं हटा सकता है। मैंने भी काफ़ी मैनेजमेंट पोजीशन पे काम किया है एंड फिर कोविड लॉकडाउन जब लगा तब मैंने इन 2 बिज़नेस को चालू किया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझको सुन रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 100% लोग में 97% जो क्विट करते हैं वो हायर किए जाते हैं, 3% ऑफ द लोग जो कि नेवर क्विट करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जान जाइए कि फेलियर इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप कभी ट्राई नहीं करेंगे तो आप कभी लर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी कॉज के लिए, सोसाइटी में किसी कॉज के लिए जुड़ना चाहते हैं या फिर अपने आप को
एक जॉब के लेवल से हट के आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वर्ल्ड में, आप किसी को हायर करना चाहते हैं या फिर किसी और के घर में भी प्रज्वलित होते हुए देखना चाहेंगे लोगों को, आप अबंडेंस के लिए बने हैं, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इससे आप काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वर्ल्ड पे, काफ़ी जगह आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं एंड साझा होते हैं, काफ़ी आप लोग बनाते हैं, नेटवर्किंग होती है। एंड जॉब में आप सिर्फ किसी के लिए काम कर सकते हैं एंड आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा एंटरप्रेन्योरशिप से, उसी से आपको सारा ज्ञान मिलेगा। सो दीज थिंग्स आई थिंक हमारे जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, दे डोंट टीच अस अंटिल इट्स प्रैक्टिकली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। एंड साल 2 साल 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं, जब एक्सपीरियंस आता है तब ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं हम कि क्यों नहीं पहले किया। तो जब मैं खुद कॉलेज में था तब मैं ये सोचता था कि मेरा एक्सप्रेस फ्यूल्स करके पेट्रोल डिलीवरी का मैंने स्टार्टअप सोचा था, तो उसमें काफ़ी फंडिंग चाहिए थी, काफ़ी सारा रिसोर्सेज एलोकेट करने थे, पर शायद मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने उस समय और कैलकुलेटेड रिस्क लिया होता तो शायद मैं वो स्टार्टअप को रन कर दिया होता। बट यू नेवर ट्राई, यू नेवर नो। आज उसकी जगह मेरे पास 2 और कंपनीज है जिसमें से मैं अपना उद्यमिता पेश कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धिका भंडारी है और मैं उपरांत फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। उपरांत एक सोशल एंटरप्राइज है जो स्लम की महिलाओं के साथ में काम करता है उनके डेवलपमेंट के लिए। साथ ही में 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट। ये उन महिलाओं को रोज़गार देता है पुराने कुछ कपड़ों से नए प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ। वो प्रोडक्ट्स जब मार्केट में बिकते हैं तब वो प्रोडक्ट्स से जो हमारा इनकम एंड रेवेन्यू जनरेट होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है वापस इन्हीं महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। मैंने उपरांत की शुरुआत एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए की थी। एक बड़ी तादाद में हम लोग महिलाओं के साथ में उनके रोज़गार पर काम कर सकें। वी बिलीव कि कभी भी यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि एक सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंटरप्राइज क्रिएशन के साथ में किया जा सकता है, रादर देन हम डोनेशंस एंड चैरिटी में जाएं। Creating an entrepreneurial solution brings a long-term livelihood opportunity for the women. एक लंबे समय तक उनके रोजगार की चेन जो चलती जाए उसका सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप ही हो सकती है। हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र का विकास एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही हो सकता है। तो देखा दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर चॉइस बनाने के पीछे कितने कारण हमें मिले आज, जैसे कि अपनी राष्ट्र की करेंसी को हाईली वैल्यूएबल बनाना दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, अपने समाज में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की मूवमेंट को लाने में एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है। आपकी खुद की पोटेंशियल्स और अबंडेंट एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन समाज के इतने सारे प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट कह लो या फिर पॉवर्टी एलिवेशन कह लो, कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए करियर चुनने में। जैसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप को एक करियर की तरह देखने की कोशिश करते हैं, जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपके दिमाग में एक बहुत सारे सवाल भी उठ रहे होंगे और एक डर या एक फेलियर का मैं कैसे सामना करूँगा, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन ये बहुत जायज़ सा सवाल है दोस्तों, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे इन्हीं उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए कि इन्होंने अपनी समस्याओं के हल कैसे ढूंढे, अपने बिजनेस में या लाइफ में जो भी फेलियर्स उन्होंने उद्यमिता के सफ़र में आए थे उनको कैसे अप्रोच किया और उनको कैसे डील किया, ये सारी चीज़ें आज हम सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। तो अनुराग जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपने उद्यमी सफ़र में, अपने बिजनेस को स्थापित करने में जब आप जूझ रहे थे या जब उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने किन चुनौतियों का सामना किया और क्या फेलियर्स थे आपके सामने आए जिसको आपने डील करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? बिजनेस में जब मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया EDI में 2008 के बाद, तो मुझे एक था कि मुझे इसमें टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बनाना है। तो टेक्नोलॉजी के लिए जब भी मैंने प्रयास किए, मैंने
करीब 5 बार हमने सॉफ्टवेयर बनवाए, सबको ऑफिस में एक्साइटेड कर दिया, यस हमारे पास कुछ नया आ रहा है, हम ये करने वाले हैं, ऐसे बदल जाएगा वैसे बदल जाएगा। एंड हर बार ही जाके कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ कमियाँ आ गई, कुछ ऐसा आ गया तो सब स्टाफ भी देखे अरे ये क्या है, ये तो बोल रहे थे कुछ बदल जाएगा। सो ये सब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जब कुछ चेंज के लिए हम कुछ बोलते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बताते हैं, टीम मेंबर्स को बताते हैं, तो लाइक उनके लिए भी लगता है कि अच्छा सब ठीक चल रहा है, हमें क्यों चेंज करना है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिन्हें डील करना थोड़ा मुश्किल था। फिर जब स्टार्टअप आया, तो जब मैंने स्टार्टअप में किया तो मैंने ये जो पुराने बिजनेस के जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से मैंने देखा कि मुझे यही सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, हम खुद का आईटी टीम बिठा के हम उसे करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ये जो सारा प्रोडक्शन करना है वो हम खुद करेंगे। बट उसी टाइम कोविड आया। अब कोविड आया तो काइंड ऑफ क्या है, आईटी का स्टाफ का डिमांड इतना बढ़ गया, आईटी टेक्नीशियन का, तो लाइक मिलना ही मुश्किल हो गया। अगर नया रखने जाओ तो फ्रेशर्स को कुछ आएगा नहीं, एंड अगर एक्सपीरियंस रखने जाओ तो वो आएंगे नहीं। तो काइंड ऑफ ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे। फिर फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे टेक कंपनी स्टार्ट करना है तो मुझे खुद को ही पहले आईटी सीखना पड़ेगा, मुझे खुद को ही ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी जिससे मैं किसी से डील कर सकूं। जी। तो फिर मैंने बेसिक शुरू किया, पहले यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग सीखा, देन मैंने बेसिक लैंग्वेजेस जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP ये सब धीरे धीरे सीखना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा अब जाके मुझे आया है, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से शायद भगवान चाहे तो हम आईटी टीम फ्रेश रिक्रूट करके हम हमारे काम में आगे बढ़ पाएंगे। तो अनुराग जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आपने अपना बिजनेस की शुरुआत की या जब आप अपने फैमिली बिजनेस में भी ज्वाइन किए, तो आपने किस तरीके के फेलियर्स देखे और उनको कैसे आपने डील किया? क्योंकि फेलियर देखने के बाद इंसान थोड़ा सा डाउन हो जाता है और उनको लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। इस फीलिंग को आपने कैसे ओवरकम किया, और जो बिजनेस में फेलियर्स देखे तो आपने उसको कैसे डील किया? एज सच फेलियर्स तो बहुत आए, बहुत जगह सेटबैक्स हुए, बहुत जगह ये रहा कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, बट स्टिल कुछ ना कुछ रास्ता हमेशा निकल ही जाता था। एक खास जो मुझे इंसिडेंट याद है, क्योंकि EDI के बैच के बाद में जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, मैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, एज भी एग्रेसिव हूँ डेफिनेटली। उस टाइम पे रहा था कि भाई मुझे ऑल ओवर अहमदाबाद एंड गांधी नगर पूरा कैप्चर करना है, एंड उस हिसाब से हमने अलग अलग जगह पे ब्रांचेस ये सब ओपन करना स्टार्ट कर दिया। और हमने टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन ये भी हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, बट हम लोग सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी ये सब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो फिर हमें एक ब्रांच के लिए पता चला कि वहाँ पे जितना भी हमारा कस्टमर का डेटाबेस ये सब है, वो हमारे ही टीम के मेंबर हमारे कॉम्पिटिटर्स को सेल कर रहे हैं। सो लाइक बड़ा झटका लगता है कि हमारी ही टीम वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। बट देन ठीक है, फिर डिसाइड हुआ कि भाई ये जितनी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है वो शट की जाए। बट देन आई सेड कि नहीं, मैं बैठूंगा वहाँ पे, मैं इसको जीरो से वापस शुरू करूँगा। सो करीब 4 महीने तक वो ब्रांच पे मैं अकेला था, पियून भी मैं था, कस्टमर साइट विजिट के लिए भी मैं था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मैं था, ओनर में भी मैं था, एंड वो एक बड़ा टफ फेज था। बट डेफिनेटली उसके बाद वो ब्रांच वापस शुरू हो गया और अच्छा रहा, एंड दैट्स फाइन। और उसके बाद में अब जब मैंने ये प्रॉपटेक जो स्टार्टअप अभी जो कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि मुझे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जिस हिसाब से चाहिए, तो वो पूरे एक्सपीरियंस, पुराने जितने भी एक्सपीरियंसेस है, जो फेलियर्स थे, जो प्रॉब्लम्स आई थी, वो सब अब इस नए स्टार्टअप को डिज़ाइन करने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो अगर वो फेलियर्स ना होते तो शायद मैं ये स्टार्टअप डिज़ाइन भी नहीं कर पाता। तो हर्षी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जब आपने अपने बिजनेस जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की, तो आपने क्या ऐसे फेलियर्स देखे जिसकी वजह से आपको लगा कि एक बार शायद ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे लोग हैं जो ऊपर उठ जाते हैं, और उनमें से एक हर्ष भी है, और उन्होंने भी अपनी फेलियर की कहानी को कैसे फेस किया। मैम, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गोल अगर हमने सेट किया है तो उसकी डगर आसान नहीं होती है। एक मोटिव होता है, एक विजन होता है, आपका कोई एक गोल होता है, तो अगर आप उसको पाने के लिए काफ़ी अड़चनों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे ही शुरुआत में जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने उसी समय ये सोचा था कि मैं अपना एक एक्सप्रेस फ्यूल्स या फिर फ्यूल डिलीवरी का स्टार्टअप मैं करूँ, बट काफ़ी रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ते, तो उसमें मेरे को काफ़ी दिक्कतें आई। तो फिर जब नहीं मिल रहा था सब कुछ, तो मैंने सोचा अभी मैंने काफ़ी पैसे उठा के मैंने अपने एजुकेशन में भी डाले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जॉब करके अपने आप को एक अपना मेटल प्रूफ करूँ एंड शायद एक्सपीरियंस भी लर्न करूँ।
तो काफ़ी जगह जॉब किया एंड जॉब में मैं एट पार ऑफ एक्सेलेंस में था। सो हमेशा से ये था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाने वाला हूँ, बट जॉब में जब एक्सेलेंस ऊपर जाने लगी, कोविड तक का टाइम आ गया। कोविड में कंपनीज के साथ डिफॉल्ट्स हुए, काफ़ी इकोनॉमी क्रम्बल हो गई, हेल्थ पोजीशंस लोगों की डिटीरियोरेट हो रही थी। आप हम सब जानते हैं क्या क्या हुआ। तो कोविड में लोगों ने सैलरी रिलीज करना छोड़ दिया। मैं जनरल मैनेजर था उस समय, 33 ब्रांचेस संभाल रहा था एक कंपनी के, बट उन्होंने मुझे सैलरी नहीं दी। तब वो एग्जैक्ट पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अब वापस से कुछ अपना ही करना है। शुरुआत छोटी ही होती है, हर एक की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन मैंने कोविड लॉकडाउन के समय 2 कंपनी की शुरुआत की, एक ट्रैवल में और एक्सपोर्ट्स में, जैसा कि मैंने बताया। अब इनको चालू करने में गांधीधाम में मैंने अपनी एक, चूंकि मुंद्रा पोर्ट नियर बाय है, तो वहां पे मैंने ब्रांच लॉन्च की थी, बट इतना इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज या इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू नहीं हुआ, तो मेरे को अपना वहां पे बंगला, मेरे को वहां पे अपना ऑफिस सब बंद करना पड़ा था। वापस मेरे को अहमदाबाद आना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस से रीस्टार्ट करूंगा, दोनों कंपनी से कुछ ना कुछ कैश फ्लो कलेक्ट करके, एंड मैम धीरे धीरे मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की B2B B2C सप्लायर्स के साथ। काफ़ी दौड़ा मार्केट में, एंड जस्ट वहीं पे जब मेरे को लगता कि सब कुछ बंद हो रहा है, आई ट्रूली बिलीव कि आपका विजन, आपका गट उस समय आपकी मदद करता है। बिल्कुल। एंड आई ट्रूली बिलीव आपको फर्म रहना चाहिए, रेजिलिएंट रहना चाहिए कि you fall times, fall 7 times, get up 8 times. Right. So that is the only motive that entrepreneurship has. And अगर आप हम सबको सुन रहे हो तो there is a why attached to all of this conversation कि क्यों entrepreneurship। तो entrepreneurship का cause ही यही है, and effect ये है कि failures के बाद आपको जो success मिलती है, आज मैं खड़ा हूँ, आज मुझे कोई funding की जरूरत नहीं है, because it can be self-funded by my own self. So वहाँ से लेके एक सोसाइटल इम्पैक्ट, एक एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ, ब्रांचेस, ऑफिसेज, नेटवर्क, everything just falls in place. Right. Just stay firm on your idea. So that's all I need to say, ma'am. मैम मैं आपको एक ऐसे ही इंसिडेंस बताता हूँ जिस समय मेरे को ऐसा सेटबैक लगा था, जैसे मेरे को लग रहा था कि सब कुछ बंद हो गया। और कार्गो सर्ज मेरी कंपनी इनटू एक्सपोर्ट्स, इसका काफ़ी हाई टिकट वैल्यू रहता है, तो मूवमेंट करवाते हैं। कुछ नए प्लेयर्स थे मार्केट में जिनको मैं हेल्प कर रहा था कि आप उनका राइस मूवमेंट करवा दूँ। तो मुंद्रा पोर्ट में ट्रक्स डीले से अराइव की, इन्होंने सब कुछ किया था, बट देयर वाज जस्ट एन एनवायरमेंटल कॉज, ह्यूमन एरर कहीं भी नहीं था। एंड पोर्ट पे ट्रक्स डीले पहुंची, एंड दे कुडंट कैच द कार्गो, द शिप इन टाइम, एंड दे कुडंट स्टफ द कार्गो इन टाइम। सो ड्यू टू विच एक होल सप्लाई चेंज होती है, उस पर इफेक्ट आया। तो उस सप्लाई चेन की वजह से मैम जो पेनल्टीज थी, जो डेमरेज थे, जो डिटेंशन चार्जेस थे, दे वर टोटलिंग टू द अमाउंट ऑफ कार्गो। सो एक ऐसा चैलेंज था जहाँ पे हम सबको एक साथ रह के फाइट करना था, सप्लाई चेन के एक एक लिंक को साथ में रह के इस चीज़ को वर्कआउट करना था। एंड आई एम टेलिंग यू मैम, इन सब चीज़ों में करोड़ों का पेनल्टीज लग जाता है, एंड हम इतने शुरुआत करते हैं तो हमारे इतना रेवेन्यू नहीं होता है, फॉरगेट प्रॉफिट शेयरिंग। सो धीरे धीरे करके हम लोग ने उस चीज़ को समझा। वी वेंट आउट टू टॉक टू द मैनेजमेंट, बट वी स्टेड स्ट्रॉन्ग। एंड लॉस तो हो ही चुका था, बट somehow all 6 or 7 of the people in the supply chain, we recovered that loss, and then we strike back and we opened our office again in Ahmedabad, and here we are. Wonderful. Thank you so much. तो देखा दोस्तों, जैसे कि इन एंटरप्रेन्योर्स ने कहा कि काफ़ी लॉस और काफ़ी सेटबैक्स के बावजूद भी उन्होंने अपनी संकल्प और दृढ़ता से आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। वैसे ही जो हमारे साथ आज जुड़ी हैं रितिका जी भी बताएंगे कि उन्होंने अपना संकल्प को कैसे टूटने नहीं दिया और वो अपनी सोशल एंटरप्राइज की जो यात्रा थी उसमें वो कैसे सफल बनी। तो रितिका जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी में कैसे अपनी जो भी चुनौतियां सामने आई थी उनको कैसे डील किया, और आज आप एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में जब आप हमारे साथ बैठी हैं तो दोस्तों को बताएं कि कैसे उनको डील किया जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू। उपरांत की शुरुआत ऐसे समय पर हुई थी जब सब कुछ बंद था, और ऐसे में स्लम की महिलाओं को काम दिलाना इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। क्या काम दिलाना है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब हैंडवर्क और हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट्स एक ऐसा काम था जो मेरे दिमाग में उस समय आइडिया के रूप में आया, और पुराने से नया वो ऑलरेडी कर रही थी। तो ये महिलाएं कचरा बिनने के काम में इन्वॉल्व थी।
जिनके पास में पुराना कपड़ा और बहुत सारे प्लास्टिक और डिफरेंट तरह के वेस्ट आते थे। तो वहाँ से आइडिया का शुरुआत हुआ और चैलेंज था कि अब ऐसे लेबर को, ऐसी महिलाओं को एक आर्टिस्ट और एक प्रोडक्ट बनाना सिखाना से लेकर एक प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट तक को अचीव करना, वो ही एक चैलेंज हो गया। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने उसी मोमेंट में ऑनलाइन वॉलंटियर्स को ऑन बोर्ड लेकर आए। वो आर्टिस्ट जो ऑलरेडी मार्केट में हैं और इन महिलाओं को सिखा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने इस फेलियर को है। अब उन्हीं महिलाओं से बहुत बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में फेलियर्स आते ही हैं, क्योंकि हम एक लेबर को आर्टिसन के साथ में जोड़ने का काम कर रहे थे। अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अचीव करना बहुत लंबा चैलेंज था और कई बार फेलियर्स भी आए, बट बाउंस बैक करके हम लोगों ने वापस से दूसरे वॉलंटियर्स को खड़ा किया और वापस से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की क्वालिटी और उसके एक जो मार्केट लेवल का कंपटीशन को मैच करने के लिए उस लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च किया। ऐसे समय पर उपरांत की शुरुआत हुई जहाँ पर टीम बिल्डिंग एक चैलेंज था और टीम बिल्डिंग के साथ में हम लोगों ने वॉलंटियर्स को वॉलंटियरिंग मॉडल में जाने का निर्णय लिया, जिसमें हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई। एक्सपर्ट्स चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, HR हो या ऑन ग्राउंड काम करने के लिए उन्हीं कम्युनिटी से लीडर खड़े करने हों। लेबर को मोबिलाइज करने से लेकर एंड टू एंड तक शुरुआत में बिना इन्वेस्टमेंट के और लोएस्ट फंडिंग में सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमें वही लगा। फेलियर्स तब होते हैं जब एक्सपर्टीज़ को हमारे ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम के साथ में सेम मानसिकता से अलाइन करा जाए। तो टीम को उस मानसिकता से जिस विजन के साथ में और जिस गोल के साथ में और जिस समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आइडिया हमने बनाया है, पूरी टीम को उस वक्त अलाइन करना में थोड़ा फेलियर हुआ। वो फेलियर को कवर करने के साथ में हम लोगों ने उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करना शुरू किया। टीम की वॉलंटियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद में वो सॉल्यूशन हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वहाँ तक पहुँचे और वो बेनिफिशरीज़ के साथ में अलाइन होकर हम लोगों ने इसका प्रॉपर एंड रिजल्ट पाया। तो देखा दोस्तों, जैसे कि इन उद्यमियों ने अपने फेलियर्स का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे अपने मन को मजबूत रखा और अपने मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़े, वैसे ही मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपनी उद्यमिता की जर्नी में अपना मनोबल कायम रखेंगे और अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, बट इट इज़ द करेज दैट काउंट्स। मेरी तो बस यही बात याद रखिएगा कि जैसे कोविशील्ड कोरोना की वैक्सीन है, वैसे ही फेलियर सक्सेस के लिए एक वैक्सीन है। जितने अच्छे फेलियर्स होंगे उतनी अच्छी सक्सेस आएगी। दोस्तों, मैं संस्कृत में 2 छंद बोलना चाहूँगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेश्यसि मनोरमा। इसका मतलब है कि उद्यम से किया हुआ काम ही सफलता प्राप्त करता है। अगर हार्डवर्क आप नहीं करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलती है। किसी सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरन प्रवेश अपने आप नहीं करता है, शेर को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स जब आप उसको राइट डाउन कर दोगे और आप सुबह जल्दी उठोगे तो वहाँ पे वो सॉल्व हो जाएंगी। स्टे डिसिप्लिन, स्टे शार्प, stay laser focused on your goals. That's all I want to do. True entrepreneurs never fail. They learn and they bounce back with double energy.